नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और शुरू हो चुका है हमारा कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। सड़क का राजा बहुत सारी ट्रकों के पीछे लिखा देखा होगा आपने। अब सही बात है, सड़क का सबसे ताकतवर वाहन ही सड़क का राजा होगा, लेकिन आजकल उस राजा का ताज खतरे में है और उस ताज को खतरा है बिहार पुलिस से। पुलिस वालों पर अक्सर अवैध वसूली के आरोप लगते रहते हैं। ये कुछ नया मामला नहीं है, ये एक ट्रेंड है और एक राज्य की पुलिस से दूसरे राज्य की पुलिस तक, एक थाने की पुलिस से लेकर दूसरे थाने की पुलिस तक ये ट्रेंड चलता रहता है। तो उसी क्रम में बिहार पुलिस के पटना के कुछ पुलिस वालों का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ नया नहीं है, ना ही हम इस वीडियो से जुड़ा कोई खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको और आपको आदत हो गई है। मतलब ये सनसनी नहीं है हमारे और आपके लिए कि एक पुलिस वाला जिसको सरकार ठीक ठाक सैलरी देती है, काम चलाऊ सुख सुविधा है उसके पास, उतनी सुविधा जितना देश की एक बहुत बड़ी आबादी अपने लिए इमेजिन भी नहीं कर सकती है। एक ट्रक ड्राइवर, बेहद मामूली तनख्वाह पर काम करने वाला आदमी, पुलिस वाले को तनिक शर्म नहीं आई उससे पैसा मांगने में। नहीं, हम पुलिस को ऐसा नहीं कहेंगे। सवाल इस घटना के आम हो जाने पर है, सवाल आपकी उस सोच का है जो इस घटना को आम मानने लगी है। घटना की सच्चाई के पहलू पर भी हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये आम है, सच भी हो सकती है और झूठी भी। हम बात करेंगे ऐसी तमाम घटनाओं के कलेक्टिव सोच के बारे में। क्यों हमें ये नहीं लगता कि ये घटना देशद्रोह मानी जानी चाहिए? क्यों सड़कों पर घूस मांगते पुलिस वालों में आपको एक देशद्रोही नजर नहीं आता? देशद्रोह के लिए आईपीसी की धारा 124A में प्रावधान किया गया है, इसके लिए उम्र कैद तक हो सकती है। इसके तहत देश के खिलाफ बोलना, लिखना या ऐसी कोई भी हरकत जो देश के प्रति नफरत का भाव रखती हो, वह देशद्रोह कहलाती है। क्यों आपको ये बात समझ नहीं आती कि पुलिस वाला घूस मांगकर एक आम नागरिक का देश के संविधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रति विश्वास को खत्म कर रहा है? ये घटना सत्यापित है या नहीं, ये डिबेट इसकी नहीं है। या मैं किसी एक घटना के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि किसी भी सरकारी महकमे में आम आदमी को काम करवाने के लिए घूस देना पड़ रहा है, तो ये उसके भारत के संविधान के प्रदत्त अधिकारों का गला घोटना है। कितने अफसरों पर कार्यवाही होती है, लेकिन क्या वो कार्यवाहियां ऐसी होती हैं जो नजीर बने? अगली बार किसी भी ताकतवर के हाथ कांपे किसी गरीब से पैसा लेते हुए। अगर हम इसको लेकर यही सोचते रहे कि ये तो आम है, तो यकीन मानिए जल्द ही हर अपराध को हम और हमारा दिल ये मानने को मजबूर हो जाएगा कि ऐसा ही तो होता है, क्या ही किया जा सकता है। इसको लेकर हमारे कानून के बड़े रखवालों को सोचना चाहिए। दूसरी खबर भी हमारे मोरल मापदंड पर सवाल उठाती है। पहले तो बिहार के पूर्व मुखिया लालू प्रसाद यादव के करीबी जगदानंद सिंह ने बुधवार को आरएसएस को लेकर एक बयान दिया था। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस की तुलना तालिबानियों से करते हुए कहा कि भारत में आरएसएस तालिबानी हैं। ये लोग लोगों की दाढ़ी काटते हैं, चूड़ी बेचने और पंचर बनाने वालों को मारते हैं। अब उधर वाले कैसे चुप रहते? उस बयान पर भड़के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट करके राजद और लालू परिवार पर हमला बोला और कहा कि लालू राबड़ी के कुशासन में बंदूक के बल पर अपहरण उद्योग चला, 100 से ज्यादा नरसंहार हुए और महिलाएं घर से निकलने में डरती थीं, शिक्षा चौपट थी, विकास ठप था। लालू प्रसाद ने अपने दौर में बिहार को आज के अफगानिस्तान जैसा ही बना दिया था। लालू के जेल चले जाने पर उनकी खड़ाऊ सरकार चलाने वाले जगदानंद सिंह को राजद में छिपा तालिबान क्यों नहीं दिखा? और कितने चुपचाप हमारी आम सोच में तालिबान घुस गया है। अब क्या होगा, सोच पा रहे हैं क्या आप? नहीं तो हम आपको बताते हैं। होगा ये कि अब हम गुड और बैड तालिबान की बात करेंगे। एक जिहादी और हत्यारी सोच वाले संगठन को हम अपने खाने की मेज पर बैठकर डिस्कस करेंगे और एक दिन हमारे लिए तालिबान आम हो जाएगा। अफगानिस्तान में किए उसके नरसंहार और दुनिया को दिए गए उसके आतंकवाद को हम भूल जाएंगे और हम अपने अपने तालिबान को डिफेंड करने लगेंगे।
क्योंकि अब वो हमारी चहेती पार्टी से जुड़ गया है, तो डिफेंड करना तो हमारा नैतिक दायित्व बन जाएगा ना। जिस बिहार में बात की जानी थी कि कैसे नरसंहार, लूट डकैती और महिलाओं के ऊपर अत्याचार से निकलकर नए विकास के मॉडल को बनाने पर चर्चाएं करें, नई संभावनाएं तलाशने के बजाय, उससे उन्होंने नया झुंझुना पकड़ लिया है। और अब हर गली, नुक्कड़, चौक चौराहों से ये मुनादी करेंगे कि हमारा वाला तालिबान बेहतर है, और तमाम मुद्दों को छोड़कर हम इस बात से बहलना शुरू होंगे कि फलाने पार्टी वाले बड़े तालिबानी हैं। अब तीसरी खबर भी कुछ ऐसी ही है। अब व्यवस्था के पास शर्म करने की इतनी वजहें कि बेचारी सोचती भी कि क्या ही करें। छोड़िए, ऐसे ही अभी ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश से एक खबर आई थी कि एक वार्ड बॉय की लापरवाही के चलते एक मरीज की तड़फ कर मौत हो गई। तो बिहार के मेडिकल व्यवस्था वालों ने सोचा होगा कि भाई उत्तर प्रदेश हमसे आगे कैसे निकल गया, तो इन्होंने उससे भी 2 हाथ आगे का कांड कर दिया है। 2 हाथ नहीं, मतलब 10-20 हाथ आगे का कांड है ये। मामला ये है कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान 20 सीनियर डॉक्टर गायब मिले हैं। जी हाँ, 20 सरकारी डॉक्टर जो लाखों में तनख्वाह इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो धरती के भगवान हैं, वो लोगों की जान बचाया करते हैं। लेकिन कई मरीज बाहर खड़े थे और भगवान ऑफलाइन थे। इसी दौरान इंद्र का आगमन हो गया, जो कभी कभार स्वर्ग छोड़कर कामकाज देखने, चेक करने के लिए आ जाया करते हैं। तो उनको पता चला कि गरीब मनुष्यों की कतारें लगी हैं और उनके डिपार्टमेंट के भगवान गायब हैं। खैर, भगवान दोपहर तक आए, लेकिन एक सवाल नहीं गूंजता आपके दिमाग में, अगर इतने घंटों में कोई मरीज इलाज के अभाव में मर गया होता तो क्या होता? बाहर खड़ा वार्ड बॉय तो डांट के भगा देता है, लेकिन अगर कोई मर गया होता तो उस सवाल से कहां भागते आप? नहीं, आप उस मौत के सवाल से भागें, ऐसा मौका ही नहीं देंगे आपको। इस बार या जिस बार भी ऐसी लापरवाही करेंगे, हम ये सवाल आपसे बार बार पूछते रहेंगे। अगली खबर है शादी, प्यार, धोखा और कत्ल की। उस खून की जिसका आरोपी 3 सालों तक हत्या करके वेश बदलकर इधर उधर भागता रहा और पुलिस को चकमा देता रहा। आखिरकार वो शख्स पकड़ा गया। दरअसल राकेश नाम के शख्स ने 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला सिपाही के प्रेम के चक्कर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद राकेश ने उनके शव को नोएडा में अपने घर के बेसमेंट में दबाकर हत्या को और जुर्म को छुपाने का प्रयास किया था। साथ ही पुलिस से बचने के लिए अभियुक्त ने अपने ही दोस्त की हत्या करके उसे अपने कपड़े पहना दिए और दोस्त का सिर और हाथ काटकर उसे जला दिया। इसके बाद ही अभियुक्त के पिता ने अपने बेटे को पहचान के लिए दोस्त के शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की। 3 साल बाद डीएनए रिपोर्ट आने पर पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें 4 हत्याओं के खुलासा हुआ। कासगंज पुलिस ने नोएडा जाकर राकेश के मकान से बेसमेंट की खुदाई करके तीनों के नरकंकाल बरामद किए। हत्या करने के 3 साल के दौरान अभियुक्त ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी नाक की सर्जरी कराकर वेशभूषा बदल ली थी ताकि कोई उसे पहचान न ले। वह पहचान बदलकर हरियाणा में काम करता रहा। इस दौरान महिला कांस्टेबल लगातार नौकरी करती रही और अभियुक्त के संपर्क में बनी रही। अभियुक्त का पिता पुलिस से रिटायर्ड कर्मचारी है और प्रेमिका पुलिस में नौकरी करती है, जिसकी ड्यूटी आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में लगी है। अभियुक्त राकेश 8 साल तक एक प्रतिष्ठित पैथोलॉजी में काम करता रहा। पुलिस का कहना है कि पैथोलॉजिस्ट और पुलिस में काम करने वाले लोगों को फॉरेंसिक की जानकारी होती है, जिसका फायदा उठाकर अभियुक्त ने अपनी पहचान छुपाने और कत्ल करने में लाभ उठाया। अभी उसकी प्रेमिका को लेकर के पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। अगली खबर निजी तौर पर दुख पहुंचाने वाली खबर है। मैंने नहीं सोचा था कभी इस खबर को भी पढ़ रहा हूँगा। इतने निराशा भरे माहौल में जहां तमाम दुनिया परेशान है, वहां किसी की मौत को अलंकारों और भावनाओं से भरे वाक्यों से सुना पाना शायद मुश्किल और गलत भी है। सो खबर इतनी सी है कि मशहूर टेलीविजन एक्टर, मॉडल और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से गुरुवार को मौत हो गई। सिद्धार्थ 40 साल के थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और उनके परिजनों को दुख सहने का सामर्थ्य दें। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरे पर मेरे साथ थे ओम प्रकाश जी और आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।